हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस इकोनॉमी के सेशन में, मनी एंड बैंकिंग्स। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? रंजीता, आलोक, गुड इवनिंग। शिवम, वेलकम। गुड इवनिंग आलोक। तो हम लोग 2 मिनट वेट करेंगे स्टूडेंट्स के जुड़ने का, फिर सेशन को स्टार्ट कर देंगे अपना। पूजा, वेलकम। गौरव, वेलकम। आज ठंड है ना शिवम? शाम को मैं भी ठंड से ही रास्ते से लौटा हूँ। हाँ, आज ठंडक ज्यादा है लखनऊ में। सोनाली, वेलकम। नमस्ते पूजा। रश्मि, स्वाति, सोनाली, वेलकम। प्रणाम सोनाली, कैसे हो आप? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट, देखिए जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ पूजी पूजा, आप कैसे हो? बताइए, मनी मार्केट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या चीज है मनी मार्केट? फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, पहले जनरल डिस्कशन कुछ करते हैं, पहले इकोनॉमी में कुछ डिस्कशन करते हैं, पहले चीजों को लेकर के। क्या होती है मनी मार्केट? प्रभात, वेलकम। कैसे है? एलपी, वेलकम। अरविंद, वेलकम। अच्छा, क्या हो गया पूजा? सब कुछ ठीक है? बुखार वगैरह आ रहा है क्या? मौसम खराब है। विजय, वेलकम। स्कैम 1992 है मनी मार्केट। हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक। देखिए, भारत भारत क्या, किसी भी देश की अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा देखिए, सब कुछ क्या है, मनी से ही चलता है। मनी जो होती है हमारी सब कुछ कंट्रोल करता है ना? चाहे आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ले लीजिए, या एक देश का दूसरे देश से जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो सब क्या है, पैसे से ही ड्राइव होता है। आपने देखा होगा कि जैसे चाइना है, चाइना का पाकिस्तान से जो प्यार है उसका मेन किस लिए है? क्योंकि क्या, पाकिस्तान एक कंगाल देश है। उसकी संपत्ति पे चाइना की नजर है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे चाइना की नजर है, उसके पास पैसा है तो पैसा पाकिस्तान पे फेंकता है। और पाकिस्तान क्या है, गरीब देश, उसको पैसा चाहिए तो वो चाइना के पास चला जाता है अपनी जमीनें, अपने बंदरगाह को गिरवी रखने के लिए। तो पैसा एक बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स है किसी भी देश में या किसी भी अर्थव्यवस्था को ड्राइव करने के लिए। क्लियर है? शिखा, वेलकम। और अगर आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप देखते होंगे कि कई बार देखा जाता है कि देश में हमारा क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आ रहा है, यानी कि महंगाई बढ़ रही है। ये सब टर्म आप कई बार न्यूज में देखते होंगे, जिसको हम लोग मुद्रास्फीति भी कहते हैं। मुद्रास्फीति भी कहते हैं। क्या होता है, जब लोगों के पास अधिकांश पैसा आ जाता है सामान खरीदने के लिए, क्या होता है, अधिक से अधिक उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सब क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होती है कोई भी अर्थव्यवस्था को मूव कराने के लिए। क्लियर है? अच्छा, बताइए, मनी मार्केट जो होता है हमारा, कोई भी जो हमारा मार्केट होता है उसको कोई भी देश की अर्थव्यवस्था को कौन कौन कंट्रोल कर सकता है? बताइए कमेंट करके। जैसे अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बेसिकली कौन कौन लोग कंट्रोल कर सकते हैं? पल्लवी, वेलकम। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने लोग कंट्रोल करते हैं? आईएमएफ। आईएमएफ कैसे करेगा शिवम? बताइए। आईएमएफ का तो कोई रोल ही नहीं है हमारा। आईएमएफ का कहाँ रोल आएगा? आज प्लस क्लास में रात में डिस्कस करेंगे, वहां रोल आएगा आईएमएफ का। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
ये हमारा क्या होता है, विदेशी जो कंपनी होती है, विदेशी कंट्रीज के साथ जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तब इसका रोल आता है। वेरी गुड प्रभात। गवर्नमेंट और आरबीआई करती है, वेरी गुड मीरा जी, वेलकम। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमारी संस्थाएं, ये दोनों चीजें हमारे कोई भी देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। पहले तो सरकारें सरकारें और दूसरा हमारा आरबीआई। ठीक है, तो दो तरह की बेसिकली पॉलिसी बनाई जाती है किसी भी देश में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। पहला हमारी सरकारें बनाती हैं, दूसरा बनाता है आरबीआई। सरकारें किस प्रकार की नीतियां बनाती हैं? अगर आप बात करेंगे, वेरी गुड आलोक, फिजिकल पॉलिसीज यानी कि मौद्रिक पॉलिसियां, सॉरी राजकोषीय पॉलिसीज। ठीक है, यानी कि राज्य कोषीय पॉलिसियां कौन बनाता है? हमारी सरकारें बनाती हैं। इसको हम लोग फिजिकल पॉलिसीज कहते हैं। और वहीं जब भी हमारा केंद्रीय बैंक यानी कि जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मौद्रिक पॉलिसियां। ये दोनों टर्म आपने कई बार सुने होंगे। वेरी गुड प्रभात, मॉनेटरी पॉलिसी। ये दो टर्म आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते होंगे कि फिजिकल पॉलिसी, भारत भारत की सरकार ने फिजिकल पॉलिसी में चेंजेस लेकर के आए हैं, है ना। और हर 3 महीने पे आप सुनते होंगे मौद्रिक पॉलिसियों के लिए यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। क्या डिफरेंस होता है इससे, कैसे अर्थव्यवस्था पर डिफरेंस आता है? अगर आप मोटे मोटे तौर पे समझें तो इसमें क्या चीज ऐसी रहती है जिसकी वजह से हमारा मौद्रिक पॉलिसियां या फिर राजकोषीय पॉलिसियों से हमारी जेब पे असर पड़ता है? हमारी जेब पे सरकारें कैसे असर डालती हैं? एक जरा से अपने फैसले से एक 0.5% या 0.1% बढ़ा, घटा या बढ़ा देने से। हाँ वेरी गुड शिवम। पैसे का जो सर्कुलेशन होता है, यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था में जो पैसे का हमारा सर्कुलेशन होता है, वो क्या होता है? वो पूरा वो पूरा चक्र क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। वो पूरा चक्र जो होता है हमारा, वो पूरा प्रभावित हो जाता है। कैसे प्रभावित होता है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। अन्नू वेलकम, है ना। तो कोई भी सरकार या फिर बैंक, रिजर्व बैंक हमारा पैसे के चक्र को पूरा हिला देता है कोई भी देश में। आपने देखा होगा अक्सर जब हमारा बजट आता है तो हम मिडिल क्लास लोग क्या आस लगाते हैं वित्त मंत्री से? जब भी हमारा बजट आता है तो हम लोग वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर से क्या आस लगा के बैठते हैं? टैक्स क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? टैक्स हमारा ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? वेरी गुड। तो हम लोग क्या उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इनकम टैक्स में सरकार हमको क्या दे, राहत दे। अच्छा प्रभात जी, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम है उनका। उनका भी मोस्ट वेलकम है ना। उनको अभी मोस्ट वेलकम है आपके फ्रेंड का, प्रभात जी। ठीक है, तो जो हमारा इनकम टैक्स जब कम होता है तो उससे क्या होता है? हमारी जेब पे जो खर्च की पावर है, हमारे खर्चने की पावर, वो बढ़ जाती है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारी क्या होती है? राजकोषीय पॉलिसी है, यानी कि हमारी जो राज्य सरकारें या सॉरी हमारी जो सरकारें हैं वो बनाती हैं। ठीक। और अक्सर आप देखते होंगे कि आप सुनते होंगे न्यूज में कि बैंक बैंक क्या करती है? हमारी लोन पे ईएमआई पे क्या पड़ती है? ईएमआई को घटा देती है। कई बार आपने देखा होगा ईएमआई को बढ़ा देती है। इससे भी हमारी जेब खर्च पे यानी पॉकेट पे क्या पड़ता है? असर पड़ता है ना। पॉकेट पे असर पड़ता है ना। एमके शर्मा जी वेलकम। ठीक है, हमारे पॉकेट पे कैसे असर पड़ता है? जब भी क्या होता है, बैंक अगर आपने मान लीजिए कार लोन लिया है 9% पे, बैंक ने क्या किया, 9.5% कर दिया ब्याज दर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0.5 अतिरिक्त करना पड़ेगा, ईएमआई देनी पड़ेगी। तो ये सब किस में आएगा? हमारा ये जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कैसे सरकारें और बैंक हमारी जेब पे असर डालते हैं और अर्थव्यवस्था से पैसे को खींचते हैं, या अर्थव्यवस्था में कैसे पैसे को डालते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है हमारा, ये मनी और बैंकिंग सेक्टर को दर्शाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम आरबीआई पे आते हैं। आरबीआई देखिए हमारा दो तरह की नीतियां बनाता है। कोई बच्चा बता सकता है किस तरह की दो नीतियां होती हैं? आरबीआई हमारी किस तरह की दो नीतियां बनाता है? किसी बच्चे ने पढ़ा है इसके बारे में? जानते हैं किस प्रकार की नीतियां रहती हैं दो? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कैसे हो गया शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, शिवम एंड प्रभात? नीतियां तो हमेशा क्या होनी चाहिए? हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसका इम्पैक्ट तुरंत आना चाहिए।
देखिए, दो तरह की नीतियां होती है। पहली हमारी होती है क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से, यानी कि क्या हो गया, क्वांटिटेटिव। और दूसरा क्या होता है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें कि तो यानी क्या, पूरी अर्थव्यवस्था पे। क्वांटिटी का मतलब क्या, वो किसी भी संख्या में हम अधिक संख्या में क्या कर रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था पे क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट डाल रहे हैं। तो ऐसी नीतियां जिससे क्या है, सारा सारा इंसान, सारा व्यक्ति वर्ग जो भी उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है, उस पर प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। क्लियर। और जब भी किसी एक सेक्टर को या किसी एक चीज पे या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे या फिर किसी एक क्षेत्र पे या किसी एक इलाके पे हम कोई इंपैक्ट डालना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, गुणात्मक जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये हमारा क्या होता है, गुणात्मक होता है। क्लियर है। संतोष, वेलकम। तो ये हमारी क्या गुणात्मक है। कौन कौन से टूल्स आरबीआई के पास होते हैं जो कि हमारे क्वांटिटेटिव उसमें जाते हैं, कोई बच्चा बता सकता है। कौन कौन से आरबीआई के टूल्स है जो कि हमारे किसमें है, क्वांटिटेटिव में जाएगा, बताइए। बैंक रेट, चलिए एक पॉइंट मानते हैं, बैंक रेट की बात कर लेते हैं, चलिए। और बताइए, और क्या हो सकता है। हाँ, रेपो रेट, वेरी गुड। रेपो रेट हो गया, और आरआरटी। आरआरटी श्योर नहीं होता है। अब मुझे लगता है सीएलआर या एसएलआर बोलना चाह रहे होंगे, एसएलआर या सीएलआर बात करना चाह रहे होंगे, है ना। हाँ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी हम ले लेते हैं। देखिए मेरे पीछे ओपन आ गया है ना, एसएलआर सीएलआर। अमित, वेलकम। पेमेंट बैंक कैसे आ जाएगा यहाँ पे, पेमेंट बैंक नहीं आ सकता यहाँ पे। आलोक, ये सब क्या किसके पास होते हैं, ये सब टूल्स हमारे कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं, यानी कि जो सरकारी प्राइवेट बैंक है जो कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना। तभी तो पैसे का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या डिफरेंस होता है बेसिकली कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट बैंक में, कोई बच्चा बता सकता है। ये टर्म अभी एक आया है, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा डिफरेंस। पुष्पेंद्र, वेलकम। क्या डिफरेंस है कमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंकों में और पेमेंट भुगतान बैंकों में। अच्छा ये बताइए, गुड इवनिंग पुष्पेंद्र। अच्छा ये बताइए, क्या पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, पेमेंट बैंक हमारे क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। हाँ, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए मुझे 2 लाख रुपए जमा करने हैं अपने पेमेंट बैंक में, तो खाते में जमा कर पाऊंगा। अगर मुझे अपने बैंक में 2 लाख रुपए जमा करने हो। नहीं नहीं शिवम, एनडीएसएल का यहाँ रोल नहीं होता है। आलोक कह रहे हैं हाँ, प्रभात कह रहे हैं नहीं, वेरी गुड प्रभात। नहीं, हमारी मैक्सिमम लिमिट जो होती है 1 लाख रुपीज होती है। पेटीएम, सॉरी आपने देखा होगा पेटीएम बैंक में भी हमारी क्या लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपीज है। तो पेमेंट बैंक जो होते हैं, भुगतान बैंक का काम क्या होता है, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हमारी भारत सरकार ने एक नए तरह की बैंक की कैटेगरी लॉन्च करी थी, जिसको हम लोग पेमेंट बैंक कहते थे। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं या फिर कोई भी हमारा जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें लेन देन को सुगम बनाने के लिए, है ना, सुगम बनाने के लिए सरकार ने पेमेंट बैंक की नई कैटेगरी लॉन्च करी है। ये सिर्फ किसके लिए होते हैं, मेन भुगतान के लिए किए जाते हैं। कि आपको जैसे मान लीजिए आप गए चाट पकौड़ी खाई या मिठाई लिया आपने, तो आपने क्या किया, पेमेंट बैंक के थ्रू उसका पेमेंट कर दिया। हाँ, पेमेंट बैंक में करंट अकाउंट भी नहीं होता है लोग, पेमेंट बैंक में करंट अकाउंट भी नहीं होता है हमारा। करंट अकाउंट क्या होता है, एक तरह का लोन अकाउंट ही होता है ना, जिसमें प्री अप्रूव्ड लोन पड़ा रहता है एक तरह से, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो डिफरेंस है इसमें। पेमेंट बैंक में क्या होता है, ना ही ये चेकबुक इशू कर सकते हैं, है ना, तो इसमें कई लिमिटेशंस रहती हैं। पेमेंट बैंक का बस आप ये याद रखिए कि सिर्फ भुगतान के लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा, गूगल पे देख लीजिए, है ना, हमारा
पेटीएम बैंक की बात कर लीजिए, जियो मनी की बात कर लीजिए, ये सब क्या है एक तरह के, ये सब हमारे एक तरह के पेमेंट बैंक जो भुगतान के लिए काम कर रहे हैं। शालिनी वेलकम, है ना? तो ये सब हमारे क्या है, एक तरह के पेमेंट बैंक्स है। ठीक है, तो याद रखिएगा पेमेंट बैंक सिर्फ भुगतान के लिए किए जाते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, जिनके पास सारी पावर होती है। सारी पावर का मतलब क्या हुआ, ये सेविंग खाता भी खुलवा सकते हैं, यानी कि बचत खाता भी खुलवा सकते हैं, करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, चेक बुक भी बना सकते हैं, अगर किसी को लोन लेना हो कार के लिए, मकान के लिए, घर बनाने के लिए, वो भी ले सकते हैं। क्या चीज भैया, स्पेशल क्लास है, स्पेशल स्पेशल क्लास है पुष्पेन। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, तो सब कुछ अवेलेबल होता है इनके पास, है ना? ये क्या है, सारी कमर्शियल एक्टिविटी में रहता है। क्या चीज, हाँ, एसएलआर रेशियो भी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि क्या है, कमर्शियल बैंक को क्या होता है, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। करना तो पेटीएम बैंक को भी करना पड़ता है, सॉरी पेमेंट बैंक्स को भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आरबीआई आरबीआई की जो मेन गाइडलाइंस है, यानी डे टू डे, यानी कि रोजमर्रा के जो व्यापार करते हैं, उसमें इनको इस तरह के रेशियोज को मेंटेन करना पड़ता है ना? क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ, इसके बाद देखिए रेपो रेट हो गया, तो चलिए रिवर्स रेपो भी यहीं लिख लेते हैं, है एक ही चीज। ठीक है, रिवर्स रेपो हो गया। क्या चीज, पे बैंक कब बनी, प्लीज? अभी डिटेल में डिस्कस जब बैंकिंग सेक्टर पे करेंगे ना प्रभात, तब डिटेल में उसको कर लेंगे, वरना ये टॉपिक हमारा डाइवर्ट हो जाएगा, है ना? अभी पेमेंट बैंक का डिस्कशन करेंगे, और रात में प्लस पे आइएगा 9 बजे, 9:30 वाली क्लास है आज, 9:30 बजे इकोनॉमी की क्लास बची आई है, उसमें आइएगा प्लस में, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आइए अब गुणात्मक जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, इस पे बताइए। देखिए करंट अफेयर्स की क्लास का सेशन तो आज खत्म हो गया, 4:15 वाला जो सेशन था वो खत्म हो गया है। इकोनॉमी के 2 सेशन बचे हैं, एक आज और एक कल बचा है। ठीक है, अब 6 जनवरी को फाउंडेशन बैच इकोनॉमी का आ रहा है मेरा। ठीक है पुष्पेन, तो 6 जनवरी को प्लस पे नया फाउंडेशन बैच आ रहा है लोअर पीसीएस के लिए, ये वाला बैच आ रहा है, 6 जनवरी से आ रहा है। दिन में 12 बजे से क्लास होगी, तो इसके लिए एनरोल कर लीजिएगा। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का भी हमारा यही काम होता है, वो क्या होता है, एक छोटे इलाके में ऑपरेट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है लोग। ठीक है ना? अभी बैंक सेक्टर में जब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब सारे टाइप्स के बैंक देखेंगे, है ना? एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर बैंक क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, इन सबको देखेंगे, है ना? हाँ, इसी पे करते हैं, इसी पे आते हैं वापस। चलिए, इसके बाद बताइए क्वालिटेटिव टूल्स क्या क्या होते हैं। पुष्पन जी वही बताया था, 6 तारीख से है ना इकोनॉमी की क्लास, वही बताया था आपको, 6 जनवरी से है। आज रात में 9:30 बजे क्लास है, और एक कल बची है, बाकी पूरा कोर्स खत्म हो गया है, जो इकोनॉमी का है वो खत्म हो गया है। आप इन 2 क्लासेस में अटेंड कर लीजिएगा, और फिर से फाउंडेशन बैच करना हो तो 6 जनवरी को इस क्लासेस में एनरोल कर लीजिएगा, है ना? करंट का बैच अभी खत्म हो गया, प्लस पे अभी कोई नया बैच नहीं है, अभी इकोनॉमी का और इन्वायरमेंट का 2 बैच चल रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी करंट का कोई बैच नहीं है, फर्दर नहीं है, अभी जनवरी में जब लॉन्च होगा डेट्स में आपको अनाउंस कर दूंगा तब। ठीक है पुष्पेंद्र? हाँ आइए, चलिए अब बताइए क्वांटिटेटिव में कौन कौन से पहले बताइए। आपने कई बार देखा होगा हमारी सरकारें क्या करती हैं, सरकारें कभी आपने देखा होगा, कभी मछली पालन के लिए, कभी कृषि क्षेत्र के लिए, कभी क्या होता है इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग प्रकार की स्कीमें लेकर के आती है। ये देखा है कि नहीं देखा है? कभी आपने देखा होगा मुद्रा लोन चला देती है सरकार, क्यों चलाती है? ताकि वो बिजनेस सेक्टर्स को इंप्रूव कर सके, जहां पे वो देखती है अर्थव्यवस्था का जो पहिया या जो हमारा चक्का ढीला पड़ रहा हो या धीमा पड़ रहा हो, उसको बूस्ट करने के लिए क्या करती है, स्कीमें लाती है। तो ये जो स्कीमें ऐसी आरबीआई भी हमारी लेकर के आती है। हाँ, इस तरह की क्या होती है, इस तरह की स्कीमें हमारी आरबीआई भी लेकर के आती है। कई बार क्या करती है, लोन हमारे किसके लिए ला रही है, सिर्फ कॉटन कॉटन के जो हमारे फार्मर्स हैं, कॉटन के फार्मर्स के लिए लेकर के आ रही है। कई बार देखिए अब नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड को ये लोग फंड करते हैं, नाबार्ड क्या करता है, एग्रीकल्चर लोन या किसान क्रेडिट कार्ड पे लिमिट बढ़ा देता है, ताकि किसान क्या करे, ज्यादा से ज्यादा लोन ले सके और ज्यादा से ज्यादा कृषि क्षेत्र में फायदा हो हमारा, है ना? तो ये जो स्कीमें आरबीआई लाता है अलग अलग सेक्टर के लिए, इनको हम लोग क्वालिटेटिव टूल कहते हैं।
यानी कि गुणात्मक, किसी भी क्षेत्र की गुणवत्ता को इम्प्रूव करने के लिए, यानी किसी भी क्षेत्र को हमें इंक्रीज करने के लिए। हाँ, वो कितने टाइप के होते हैं बताइए, चलिए एक एक करके बताइए। पहला बताइए प्रभात। पहला हमारा होता है मिनिमम मार्जिन लाइन। इसका कोई रियल एग्जांपल आप लोग सोच सकते हैं? मिनिमम मार्जिन लाइन का एग्जांपल आपके आपके दिमाग में है क्या? कभी कभी आपने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है? हाँ, मॉरल सुएशन भी है, अभी आगे चलेंगे मॉरल सुएशन पे प्रभात। मिनिमम मार्जिन लाइन की बात जो मैंने करी, ये क्या चीज है? आपने कभी अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया है? अगर नहीं किया तो नो लिख दीजिए, एल लिख दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। नहीं किया है लोग, अच्छा नहीं किया है। सोनाली आपने भी नहीं किया है, शिवम ने भी नहीं किया है। अभी हम एक एग्जांपल देंगे तो सब कहेंगे हाँ सर मैंने देखा है, मैंने देखा है। कई बार आप देखते होंगे, जब दिवाली धनतेरस आता है तो कई बार क्या लिखा रहता है, 1 रुपए के डाउन पेमेंट में एसी ले जाइए, 1 रुपए के डाउन पेमेंट में स्कूटी ले जाइए। ऐसा देखा है? कई बार हाउसिंग सेक्टर पे क्या होता है, 90% तक का लोन मिलता है, कई बार 50% भी नहीं मिलता है। ये सब ऑब्जर्व किया आपने? अब याद आया? तो ये क्या है, मिनिमम मार्जिन लाइन। कई बार आरबीआई क्या करती है, किसी भी क्षेत्र में जो पिछड़ रहा हो उस क्षेत्र में हमारा मिनिमम मार्जिन लाइन का एक ऑप्शन लाती है कि किसी भी कंज्यूमर को या किसी भी कंपनी को अगर इस सेक्टर में कोई इंडस्ट्री लगानी है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं कोविड लॉकडाउन के बाद मैं टीवी की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, एलसीडी टीवी की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ, मुझे चाहिए 500 करोड़ रुपए। तो सरकार ने इस समय आत्मनिर्भर भारत के तहत कोई भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में यानी कि मेक इन इंडिया में टीवी की फैक्ट्री लगा रहा है तो 90% का लोन का ऑफर चला दिया। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अगर मैंने फैक्ट्री लगाई है तो मुझे 90% का लोन मिल जाएगा। यानी कि सिर्फ मैं 50 करोड़ रुपए जेब से लगा करके 450 करोड़ रुपए सरकार से लेकर के क्या कर सकता हूँ, मार्जिन मेंटेन करके फैक्ट्री लगा सकता हूँ, है ना? तो इस तरह की योजनाएं सरकार समय समय पे अलग अलग सेक्टर पे लेके आती रहती है उनको उठाने के लिए। तो ऐसी जो स्कीम होती है उसको हम लोग मिनिमम मार्जिन लाइन कहते हैं। ठीक है, मिनिमम मार्जिन लाइन कहते हैं। नीरज वेलकम। ठीक है, उसको हम लोग मिनिमम मार्जिन लाइन कहते हैं। ठीक है, और वहीं वहीं आप देखते होंगे कई बार क्या होता है, जब देखती है कि क्या है कंज्यूमर गुड, यानी कि हमारे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स का जो सेक्टर है उसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो कई बार आप देखिए बजाज फिंसर्व कार्ड पे भी आपका क्या होता है, नो कॉस्ट ईएमआई की जगह नॉर्मल ईएमआई का ऑप्शन भी आ जाता है कि यानी कि अगर आप ईएमआई लेंगे तो आपको 14% का ब्याज देना पड़ेगा। ऑब्जर्व किया कि नहीं किया कभी ये चीजें आपने? ये सब चीजें महसूस करी है कि नहीं करी है कि जब बिग बिलियन डे सेल आती है तो बैंक क्या करती है, बिग बिलियन डे सेल पे क्या करती, क्रेडिट कार्ड्स पे ऑफर देता है नहीं देता फ्लिपकार्ट? अगर अगर सस्ता है तो हमेशा देना चाहिए, और फेस्टिवल के टाइम से बैंक्स देते हैं ताकि क्या हो, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़े, कंज्यूमर की क्या बढ़े, परचेजिंग पावर बढ़े, है ना? परचेजिंग पावर बढ़े और उससे क्या हो, हमारा जो मार्केट है यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हो, पैसे का चलन होने लगे, है ना? अगर हम सामान खरीदेंगे तो सरकार को जीएसटी मिलेगी, सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। साथ ही साथ क्या है, जो हमारा शॉपकीपर हो गया या फिर होलसेलर हो गया, इनकी भी कमाई होगी, तो जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स है वो भी बढ़ेगा, है ना? तो सरकारें इस तरह की जो है हमारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के थ्रू इंप्लीमेंट करवाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा कौन सा आता है बताइए, मॉरल सुएशन। क्या होता है मॉरल सुएशन? इसके बाद हमारा आता है मॉरल सुएशन। नेट वीक हो गया, बताइए मॉरल सुएशन क्या होता है, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? रिफ्रेश कर लीजिए प्रभात, रिफ्रेश कर लीजिए। अच्छा आपका नेट वीक हो गया है, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लीजिए प्रभात, कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। बताइए क्या होता है मॉरल सुएशन, क्या होता है? आकाश वेलकम। और भी कुछ होता है इसके अलावा? मॉरल सुएशन का और क्या मतलब होता है?
सोचिए मोरल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए, जब भी कोई टर्म आए इकोनॉमी में उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करिए। मॉरल का बेसिकली हमारा क्या मतलब हुआ, बताइए बताइए, तब तक मैं मैसेज कर लूं। मॉरल सुएशन का बेसिकली क्या मतलब है हमारा। देखिए, कई बार आपने देखा होगा, राहुल वेलकम, कई बार आपने देखा होगा हमारी आरबीआई कमर्शियल बैंक पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि पर्टिकुलर सेक्टर पे, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा कभी कभी जैसे इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो क्या कर रही है क्या है, हमारा जो प्रॉपर्टीज जो है उसकी खरीद फरोख्त ज्यादा हो जाती है, या व्हीकल्स की खरीद फरोख्त ज्यादा हो जाती है, क्योंकि क्या होता है नेता लोग क्या रैलियां निकालते हैं, तो बाइकें ज्यादा खरीदने लगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो बाइकों की और कारों की सेल बढ़ जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, अपने कार्यकर्ताओं को गाड़ियां गिफ्ट दे देते हैं और उनको कई ज्यादा गाड़ियां दिला देते हैं ताकि वो क्या करें, चुनाव प्रचार में लग जाए। तो क्या होता है उससे, क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर पे क्या होता है, ओवर ज्यादा ग्रोथ हो जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस हो जाता है ना, इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस हो जाता है सॉरी। तो इसके लिए आरबीआई कई बार कमर्शियल बैंक से रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए वो अपनी लोन फैसिलिटीज को रोक दें, अपनी लोन फैसिलिटीज को रोक दे, उसको हम लोग मॉरल सुएशन कहते हैं। मॉरल मतलब क्या हुआ, नैतिक, और सू करना मतलब क्या हुआ, किसी किसी को क्या करना चाहिए, पनिश करना। तो सुएशन यानी कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को क्या करा, हमने जानबूझ करके उस पर क्या लगाया, उस पर हमने प्रतिबंध लगा दिया है, रिक्वेस्ट करिए कि इसको बंद कर दीजिए। क्लियर है सबको, समझ में आया हमें, तो किसी वीक सेगमेंट पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना है, बल्कि जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है इस समय उसको वीक करना है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। दोनों में अंतर है, क्लियर है, इतना समझ में आया कि नहीं आया सबको। यस और नो, अगर नहीं आया तो नो लिखिए, फिर से बता देंगे। एन लिख दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नो नो लिख दीजिए। नहीं आया पुष्पन, चलिए, और किसी को भी, शिवम नहीं आया। देखिए, नहीं नहीं अमित, वो डिफरेंट चीज है। मॉरल सुएशन का मतलब क्या हुआ, देखिए, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या कभी ऐसा समय होता है जब कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर या कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या कर रही होती है, बूम कर रही होती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या इन्फ्लेशन का चांसेस हो जाता है। यस और नो, आपने देखा होगा जब रियल एस्टेट का डिमांड बढ़ती है, जमीन की डिमांड बढ़ती है, तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोन लेने लगते हैं, है ना, लोन लेने लगते हैं, इससे क्या होता है, जमीनों के दाम और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, लैंड के दाम और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो आरबीआई का काम भी क्या है, आरबीआई का काम क्या है, महंगाई को कंट्रोल भी करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा क्या है, किसी कमजोर सेक्टर को ऊपर उठाना है, जो ज्यादा ऊपर उठा हुआ उसको भी तो नीचे लाना है हमें, ताकि क्या हो, इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति कंट्रोल रहे। यस और नो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कोई चीज, गाड़ी की स्पीड को मेंटेन रखना है, तो जब कम स्पीड होगी तभी तो आप एक्सीलेटर दोगे। जब ऑलरेडी गाड़ी आपकी 100 के ऊपर रफ्तार में भाग रही है तो ब्रेक तो लगाना पड़ेगा ना। तो ऐसा कभी कभी कोई सेक्टर होता है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा हो या बहुत तेजी से भाग रहा हो, और उस पे इन्फ्लेशन के होने का या बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, तो आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन, उस पर्टिकुलर सेक्टर पे या उस पर्टिकुलर जो हमारे फील्ड है उस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। जैसे कि आरबीआई ने कह दिया एसबीआई से, अब आप अगले महीने से किसी को भी हाउसिंग लोन नहीं देंगे, या फिर हाउसिंग लोन की जो रकमें हैं उसको बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए अभी 9% है तो अगले महीने आप 11% कर दीजिए। अब जब ब्याज दर बढ़ जाएगी तो अभी भी वही लोग लेंगे जिसको जरूरत है, अब इन्वेस्टमेंट वाला लोग इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जानना है अभी तक तो हमारा 9% पे ब्याज लग रहा था, अभी 11% हो गया, काहे के लिए हम 2% एक्स्ट्रा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, इस तरह का मॉरल सुएशन लगाती है, कमर्शियल बैंक्स को रिक्वेस्ट करती है
कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इस तरह से उस पर कंट्रोल करिए या लोन को उस पर रोकिए। समझ में आया? अब क्लियर हुआ सबको? तो ये हमारा क्या है, मॉरल सुएशन को दर्शाता है। अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछिए। देखिए डिस्कशन क्लास मैंने इसीलिए रखी है। चलिए वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा है? वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद और कौन सा, एक तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, इसके बाद है हमारा रैशनिंग ऑफ क्रेडिट्स। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट्स क्या मतलब होता है इसका? क्रेडिट की रैशनिंग करना क्या मतलब होता है इसका, कोई बता सकता है? इस शब्द का क्या मतलब है हमारा? रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है मेन? क्या साथ नियंत्रण? देखते हैं अभी क्या है, और कोई बच्चा? देखिए सोचिए, और ऐसा क्या हो सकता है अगर आप आरबीआई होंगे तो आप कैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेंगे? आप कैसे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेंगे? वेटेज देना अप टू सर्टेन एक्सटेंट हमें ठीक है। हाँ देखिए, आपूर्ति को नियंत्रित करना तो ठीक है, इसका रोल है प्रभात, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज पे क्या करना, लगाम लगाना। क्रेडिट पे रेशन करना, यानी कि उस पे क्या लगाम लगाना क्रेडिट पे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, वो अलग है प्रभात, वो हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। जो आप डॉलर्स की बात कर रहे हैं वो सब हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस पे आएंगे। देखिए कई बार क्या होता है, कोई भी बैंक, अरे डोंट बी सॉरी प्रभात, डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं 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 आलोक, ये भी नहीं होता है। रेट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है, ये भी नहीं होता है। डोंट बी सॉरी प्रभात, जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। हेल्दी डिस्कशन हमेशा क्या होता है, डाउट्स को खत्म करता है ना? शिवेंद्र वेलकम। शिवम भी है, शिवेंद्र भी आ गए। चलिए देखिए, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? देखिए कोई भी बैंक क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम लोन कहां पे देता है? किन तीन सेक्टर पे सबसे ज्यादा किसी भी बैंक से लोन उठते हैं, बताइए, कॉमन सेंस से सोच के बताइएगा। सबसे ज्यादा किसी भी बैंक में लोन कहां से उठता है? एग्रीकल्चर को तो इतना नहीं उठता है, शहरों में नहीं उठता है। मैं शहरों की नॉर्मल बात कर रहा हूँ, शहरों की नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ हाउसिंग मान लेते हैं शिवम, चलिए। हाँ हाउसिंग रियल एस्टेट हो गया, दूसरा बताइए। हाँ दूसरा हमारा व्हीकल मान लेते हैं, मतलब गाड़ी, कार के लिए, फोर व्हीलर के लिए, और तीसरा एजुकेशन। वेरी गुड शिवम, ये तीन लोन उठते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी क्षेत्र पे या किसी भी हमारे सेक्टर पे आरबीआई लिमिट लगा देता है कि हमें इस सेक्टर पे मान लीजिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा लोन नहीं देना है इस मंथ में, तो उस मेथड को हम लोग रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कहते हैं। बात समझ में आई? जब भी किसी सेक्टर पे या किसी हमारे क्षेत्र पे आरबीआई कोई एक लिमिट लगा देता है कि अब इससे ज्यादा का लिमिट हमारी क्या है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 500 करोड़ का लोन हो जाएगा शिक्षा क्षेत्र पे, तो अब हम आगे के लोन नहीं देंगे। क्लियर है? अब हम आगे के लोन नहीं देंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। पुष्पेन ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि कोई एक सेक्टर पे लिमिट लगाई जा सके कि एक ओवर बर्डन ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी एक बैंक है, मान लीजिए एसबीआई बैंक है लखनऊ का। आपको पता है लखनऊ में हमारा क्या, गोमती नगर एक्सटेंशन में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है ना? अगर गोमती नगर एक्सटेंशन में सबने 5% या 7% के दर से हमारा हाउसिंग लोन ले लिया, तो क्या रियल एस्टेट के दाम पे अप्रिसिएशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अगर हमारा 100% लोन ही हाउसिंग सेक्टर की तरफ चला जाए, या 80% भी चला जाए हाउसिंग सेक्टर की तरफ, तो क्या वहां पे हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा? ये सुनो, सोचिए, क्यों नहीं हो पाएगा शिवम? क्योंकि क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी, डिमांड ही नहीं रहेगी। एप्रिसिएशन कब होता है, जब किसी भी चीज की डिमांड होती है। ये सुनो, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो एक सेक्टर पे क्या, और मान लीजिए इसके चक्कर में क्या हो रहा है,
हाउसिंग सेक्टर में मान लीजिए हमारा सबको हाउसिंग सेक्टर में लोन दे रहे हैं, है ना, सबको हाउसिंग सेक्टर में लोन दे रहे हैं, तो मान लीजिए किसी को मुद्रा लोन चाहिए होगा तो बैंक के पास फंड ही नहीं बचेगा, बैंक के पास क्या बचेगा, फंड ही नहीं बचेगा, अदर सेक्टर वीक हो जाएंगे। और दूसरा कारण क्या है, और दूसरा कारण क्या है, आपने देखा होगा, क्या किसी सेक्टर में मॉरल सुएशन से बचने के लिए किया जाता है ऐसा? नहीं, मॉरल सुएशन तो अलग चीज हो गई। मॉरल सुएशन क्या हो गया, मॉरल सुएशन में किसी के लिए लिमिट लगा दी हमने ना, मतलब क्या करा, लिमिट लगा दी। मॉरल सुएशन में तो हमने लिमिट लगा दी है ना, कि क्या है, अब हमें इसको नहीं देना है आगे, ठीक है, इस सेक्टर के लिए हमें नहीं देना है। और इसमें क्या हो रहा है, हमने फंड में लिमिट लगा दी है। अच्छा एक बात बताइए, हमने ये 3 सेक्टर की बात करी, क्या सबसे ज्यादा कौन सा लोन होता है हमारा, सबसे ज्यादा रिटर्न जिस बैंक में मिलता है, सबसे अधिक परसेंटेज हाउसिंग लोन में मिलता है, यस और नो? उसके बाद हमारा क्या, एजुकेशन लोन, फिर व्हीकल लोन, ऐसे ही तो होता है। तो बैंक वाले क्या करेंगे, जिसमें उनको ज्यादा ब्याज मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो सारे लोन उसमें डालेंगे। मान लीजिए कोई व्हीकल लोन का कस्टमर आएगा तो उसको लौटा देंगे, कहेंगे भैया व्हीकल लोन आपका अप्रूव ही नहीं कर सकते। तो ऐसे क्या हो रहा है, व्हीकल सेक्टर जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके कंज्यूमर को क्या हो रहा है, एड्रेस ही नहीं हो पा रहा है वो, ये सुनो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे क्या हो रहा है, हमारा किसी भी जिसमें ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, अगर मैं आप ही अगर कोई दुकानदार हो और आपके पास 2 पेन हो और दोनों की कीमत क्या हो, दोनों की कीमत आपको इसके लिए 100 रुपए मिल रहे हो, इसके लिए 80 रुपए मिल रहे हो, आपके ऊपर चॉइस है, आप कस्टमर को क्या दिखाएंगे, एक ही पेन तो दिखाएंगे कि भैया हमारे पास 100 रुपए वाला यही वाला ले लो। आप इसको क्या करेंगे, इसको छुपा के रखेंगे, जब ये खत्म हो जाएगा तब ये देंगे, यस और नो? तो बैंक भी ऐसे क्या करती, सारे मैक्सिमम लोन किस पर उठाना चाहती है, जिसपे उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सके, है कि नहीं? और अगर बैंक ऐसा करेगी, है तो बैंकों के लिए अच्छी बात, लेकिन वो सेक्टर क्या होगा हमारा, वो सेक्टर क्या होगा, उसका ग्रोथ बढ़ेगी और बाकी सेक्टर क्या होंगे, नीचे जाएंगे। और बाकी सेक्टर नीचे जाने का मतलब क्या है, बाकी जो उससे रिलेटेड जो भी है, हमारे एम्प्लॉइज है, इंडस्ट्रीज है, वो सब भी हैम्पर कर रही है, ये सुनो। तो ये सब चीजें हमारी चीजें चला करती हैं, जिससे क्या होता है, क्वांटिटेटिव यानी गुणवत्ता को इंप्रूव करने के लिए। अब समझ में आया गुणवत्ता की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? मिनिमम मार्जिन, मॉरल सुएशन एंड रेशनिंग ऑफ क्रेडिट्स, क्या हो रहा है, गुणवत्ता इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल, हमें अब बिल्कुल बात समझ में आई। देखिए बिल्कुल हमारा क्या प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल चीजें हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं वही चीजें हैं हमारी इकोनॉमी में। शिवेद वेलकम, क्लियर है, अब समझ में आया सबको, सबका डिफरेंस? चलिए, अब बताइए, अब बताइए हमारा क्वांटिटेटिव में क्या हुआ, कभी जब हमें हमें क्या था, इन्फ्लेशन को बढ़ाना था, यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना था या इंक्रीज करना था, तब क्या था, हमने मिनिमम मार्जिन को बढ़ा दिया या घटा दिया? अगर हमने मिनिमम मार्जिन घटा दिया तो हर आदमी क्या कर रहा है, 1 रुपए में स्कूटी चला रहा है सड़क पे, ये सुनो। जब हमारा जब हमने मिनिमम मार्जिन ही घटा दिया तो क्या, अब मजदूर भी गाड़ियां खरीद सकता है, मिडिल क्लास भी खरीद सकता है, अमीर आदमी तो वैसे ही खरीद रहा था। मॉरल सुएशन कर दिया, लिमिटेशन लगा दी, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कर दिया, तो एक सेक्टर पे ग्रोथ को हमने कंट्रोल कर लिया, यानी कोई भाग नहीं रहा, सारी गाड़ी के चक्के क्या एक साथ चल रहे हैं, क्लियर है? तो ये देखिएगा हम लोग स्पेशल क्लासेस में जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसी तरह का हमारा जो है प्लस पे सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और प्लस पे 6 तारीख से, 6 जनवरी से फाउंडेशन बैच आ रहा है ना, आरओ लोअर यूपी पीसीएस लोअर का फाउंडेशन बैच आ रहा है। और 26 जनवरी से आरओ के लिए आरओ का फाउंडेशन बैच आ रहा है मेरा, ठीक है, इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का, इसमें दिन में 12 बजे से क्लास होगी। और जिन बच्चों ने अभी भी प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेल नहीं किया है, आप लोग अनअकैडमी ऐप पे जाकर के मेरा डिस्काउंट कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। काफी बेनिफिट है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में, इसमें क्या है, आपकी प्रीलिम्स की प्लस मेंस की प्लस आपकी टेस्ट सीरीज हो गई और प्लस आंसर राइटिंग, सब कुछ कंबाइंड इसमें कवर कराया जाता है ना, सब कुछ कवर कराया जाता है, ताकि क्या है, कोई भी चीज आपका सेक्टर छूटता नहीं है। और अगर आप मेंस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए हम लोग इंटरव्यू भी, मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराते हैं। तो मात्र कितना, 8400 रुपए में आपको
सब चीजों का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन इसमें मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज करते हैं और साथ ही साथ मेरी स्पेशल क्लासेस जो दिन में 1 बजे करंट अफेयर्स की चल रही हैं और रात में 8 बजे इसी समय इकोनॉमी की चल रही है, उसमें आप एनरोल करते हैं तो आपको 20% का, जी हाँ 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% मेरे डिस्काउंट कोड से और 10% स्पेशल क्लासेस देख करके, पॉइंट कलेक्ट करके। तो जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है आपको 6804 रुपए का पड़ेगा और 1 साल का सब्सक्रिप्शन 5600 रुपए का पड़ेगा। तो आज ही इसको अवेल कीजिए। जिसको जो डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या अनअकैडमी में मेरी प्रोफाइल को फॉलो करके मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ पुष्पेन जी, आप प्लस पे हैं ही। देखिए पुष्पेन जी प्लस पे हैं ही, वो बता ही रहे हैं इसके बेनिफिट्स कितने हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अवेल करिए ताकि अगर जुलाई में भी आप पेपर पे फोकस कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, 2021 के प्रीलिम्स के लिए, तो बहुत सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास। 6 मंथ पूरे रहेंगे, आराम से कर सकते हैं। दिसंबर को भी आप एक्सक्लूड कर दीजिए तब भी, है ना। तो काफी बेनिफिशियल है ये आपका। चलिए आइए देखते हैं कुछ हम लोग इसमें अब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। जैसे मैंने क्वालिटी की बात करी तो क्या था, एक पर्टिकुलर इलाके और पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहे थे। मीनाक्षी वेलकम। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी में, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था पे एक साथ जब लगाम लगानी होती है तो हम इनमें से एक चीज को यूज करते हैं। चलिए कोई एक टॉपिक को उठाते हैं इसमें से, जैसे कि बैंक रेट की बात कर लेते हैं। बैंक रेट को हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ता है? कोई बच्चा बता सकता है? हमारी जो मुद्रा की जो हमारी सप्लाई है, जो मौद्रिक सप्लाई है हमारी अर्थव्यवस्था में, उस पे या हमारी जेब पे क्या असर पड़ता है? मान लीजिए आज न्यूज में आया बैंक ने यानी कि आरबीआई ने बैंक रेट को 1% बढ़ा दिया, तो इससे हमारी जेब पे क्या असर पड़ेगा? हमारी जेब से पैसा कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? बताइए। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 या 2 टाइप करिए। अगर जब मैं कहूं आरबीआई ने बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, तो पैसा हमारी जेब में घटेगा कि बढ़ेगा? 1 नंबर, बढ़ेगा। कौन कौन बच्चा कह रहा है बढ़ेगा? हाँ वेरी गुड, 2 नंबर, 2 नंबर, घटेगा। कैसे घटेगा ये चलिए देखते हैं। देखिए जब भी, हाँ वेरी गुड, घटेगा ये। वेरी गुड अमित। ठीक है, तो जब भी हमारी आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो हमारी जेब से पैसा क्या होता है? ढीला हो जाता है। कैसे होता है देखिए, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कोई 1,000 का, सॉरी 10,000 का लोन लिया है मान लीजिए बैंक से 10% के ब्याज पर। तो आपको क्या करना पड़ रहा है? साल में कितना पैसा जमा करना पड़ रहा है बैंक को? अगर मान लीजिए 10% के ब्याज दर पे आपने किसी भी बैंक से 10,000 का लोन लिया, तो हर साल आपको कितना पैसा बैंक में जमा करना पड़ रहा है बताइए? नॉर्मल सी सेट मैथ, हर साल आपको कितना देना पड़ रहा है? वेरी गुड, 1,000 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है हर साल। ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए मीनाक्षी, आप कह रही थी ना बढ़ेगा, देखिए अब देखिए यहां पर क्या हो गया, 11% हो गया। यानी कि आरबीआई ने 1% क्या किया? बैंक रेट को बढ़ा दिया। अब कितना देना पड़ेगा हमको? अब दूसरे केस में कितना देना पड़ेगा? 1100। तो बताइए हमारी जेब पे ज्यादा भार पड़ा कि कम भार पड़ा? मीनाक्षी बताइए। यानी कि हमारी जेब से पैसा क्या हुआ? ज्यादा गया। तो क्या हुआ? हमारे लिए जेब से पैसा कम हो गया, हमारी जेब में, हमारी जेब में पैसा कम हो गया। क्लियर है? तो जब भी आरबीआई किसी प्रकार के दरों को, किसी भी प्रकार के रेट को इंक्रीज करती है तो हमारी जेब से पैसा क्या ढीला हो जाता है, यानी कि चला जाता है। समझ में आई बात? प्रैक्टिकल एग्जांपल से सोचिए, ठीक है। और वही इसका विपरीत, क्लियर, चलिए वेरी गुड। और इसका विपरीत, मान लीजिए पहला केस था जब 10% था हमारा दर, तो 1,000 रुपए हम महीने की, साल की किस्त दे रहे थे, इंटरेस्ट दे रहे थे। वही अब इसने, आरबीआई ने 9% कर दिया, तो अब कितना देना पड़ेगा? 900 रुपए। यानी कि 100 रुपए एक्स्ट्रा हमारी जेब में क्या बच रहा है? सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो क्या हो रहा है अभी, क्या हमारे पास बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो इकोनॉमी क्या है? हमारे दिमाग का पूरा खेल है।
अगर आप किसी भी टर्म को देखेंगे पूरे दिमाग का खेल है हमारा। और इसी तरह के टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स को मैंने प्लस में बच्चों को डिस्कस कराए हैं सारे। जो ये आरओ का बैच था, इसमें मैंने इसी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस कराए। नहीं, इकोनॉमी, इससे इनकम पे बात नहीं आएगी, इससे हमारी जीडीपी पे असर आता है बेसिकली। इससे मेन आलोक जो होता है जीडीपी पे असर आता है हमारी। देखिए, जब भी मान लीजिए मीनाक्षी की जेब में 100 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, है ना मीनाक्षी? जब आरबीआई ने आपका 1% की दर से हमारा क्या करा, बैंक रेट को गिरा दिया, तो अब क्या बच रहा है आपके पास? 100 रुपीज पर मंथ एक्स्ट्रा बच रहे हैं पर ईयर। तो अब आप इस 100 रुपए से क्या कर सकती है? इससे कुछ खर्च कर सकती है कहीं और जा करके। हाँ, आपने सामान खरीद दिया, तो अगर आपने कुछ सामान खरीदा तो आपने कोई भी गुड्स परचेज किया, तो उससे क्या हो रहा है? भारत की जीडीपी इंप्रूव कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जीडीपी क्या होती है? हमारा जीडीपी क्या होती है? कोई भी फाइनेंशियल ईयर में हमारे गुड्स और सर्विसेज का क्या प्राइस है और कितनी क्वांटिटी में उसको अवेल किया गया है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस और कितनी क्वांटिटी में अवेल किया गया है। तो जितना ज्यादा आपके पास पैसा बचेगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, उससे क्या होगी? जीडीपी बढ़ेगी हमारी। अच्छा, कर्व का चलिए बताएंगे अमित। आप थे ना प्लस क्लास में जब मैंने पांचों कर्व डिस्कस किए थे? लेफर कर्व, पुटनिट्स कर्व, याद है? लेफर कुटनिट्स हो गया, है ना? वो सब कर्व हम लोगों ने डिस्कस किए थे, नहीं करे थे? आप थे उस समय कि नहीं थे? चलिए कोई नहीं, किसी दिन स्पेशल क्लास पे डिस्कस करेंगे, एक एक कर्व को पकड़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप प्लस पे तो है ही, तो आप प्लस की मेरी क्लास देख लीजिएगा। आरओ का फाउंडेशन बैच में मैंने एक क्लास रखी थी कर्व्स की, उसमें हमने चारों पांचों कर्व को डिस्कस किया था और पूरे उसको डिफाइन करके देखा था कि इन्वर्टेड वी किसमें होता है ना? इनइक्वालिटी कर्व क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं, है ना? तो ये सब देखिएगा। किसमें हमारा क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के साथ महंगाई महंगाई कम होती है ना? तो सारे कर्व को मैंने समराइज किया था एक ही क्लास में, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा अमित, ठीक है? हाँ, प्रभात कर रहे हैं ना, ये मैंने बताया ना आपको। 6 जनवरी से लोअर पीसीएस का स्टार्ट हो रहा है और 26 जनवरी से, ठीक है, आजादी वाले दिन, जिस दिन गणतंत्र दिवस है हमारा, उस दिन से आरओ का फाउंडेशन बैच आ रहा है ना। ये 6 जनवरी से फाउंडेशन बैच आ रहा है लोअर पीसीएस का, और 26 जनवरी से दिन में 2 बजे आ रहा है आरओ का। ठीक है, तो बैचेस सारे लाइंड अप है अकेडमी पर, आप परेशान मत होइए। सारे बैच आपको मिलेंगे, सारे कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, एक हमने टर्म डिस्कस किया था। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं। शिवम, पीसीएस का भी बैच, एक फाउंडेशन बैच मेरा अभी खत्म हुआ है, और जनवरी में 2 फाउंडेशन बैच नए प्लान है, जब लॉन्च होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। अभी एक मेरा बैच खत्म हुआ है, इन्वायरमेंट वाला बैच खत्म हुआ है, और एक इन्वायरमेंट का चल रहा है, ये वाला बैच है। ठीक है, तो इकोनॉमी का और ये वाला एस्पायर बैच है, 21 नवंबर से शुरू हुआ है। इसमें मैं आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो ये बैच मेरा अभी चल रहा है ऑलरेडी इन्वायरमेंट का, और जनवरी में 2 बैचेस नए आ रहे हैं पीसीएस फाउंडेशन के, जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है ना? चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, देखते हैं कितना आप लोग को इकोनॉमी के क्वेश्चंस में आइडिया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ पॉपुलर टर्म ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट डज इट मीन? ओपन मार्केट ऑपरेशन एक लोकप्रिय शब्द है भारतीय अर्थव्यवस्था का, इसका क्या मतलब होता है? पहला क्या मतलब है? रुकिए, इसका ओरिएंटेशन मैं चेंज कर दूं। हाँ, पहला क्या कहता है? बोरोइंग बाय यूनियन गवर्नमेंट, यानी संघ सरकार द्वारा उधार लेना। दूसरा क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ फंड बाय बैंक, यानी कि बैंकों द्वारा निधियों का संग्रह। तीसरा क्या कहता है? सेलिंग एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, यानी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद। या डी, लेंडिंग बाय आरबीआई टू कॉमन पब्लिक इन डिस्ट्रेस सिचुएशन, यानी कि संकट की स्थिति में आरबीआई आरबीआई द्वारा जनता को उधार देना। इनमें से क्या हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन को दर्शाता है? चलिए सोच के लगाइए पोल।
पोल पे आंसर दो बेटा, प्रभात पोल पे आंसर दो, कमेंट में मत दो। हाँ पोल पे आंसर, तो पोल तुरंत करा देते हैं। कितने बच्चों को डाउट है इसमें? कितने बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट है कि आपको डाउट है? कितने बच्चों को डाउट है? देखिए, सरकार की प्रतिभूतियां किसे कहते हैं हम लोग? आपने एक टर्म सुना होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? ऐसे बॉन्ड्स या ऐसी हमारी सिक्योरिटी जिसको क्या सरकार द्वारा, यानी कि भारत सरकार द्वारा क्या है, प्रमाणित किया जाता है। यानी कि उसमें आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो उसकी जिम्मेदारी या उसका जो बयाना है सरकार के पास है। तो सरकार के द्वारा कोई भी इशू करी बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमेशा क्या सेफ माने जाते हैं। तो जब भी सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई को वो कुछ बॉन्ड्स देती है कि पब्लिक से जाइए उसको बेचिए और पब्लिक से खरीदिए, ताकि क्या पैसे का आदान प्रदान पब्लिक जनता और हमारे क्या आरबीआई के बीच हो। और इस आदान प्रदान से क्या होता है, महंगाई को कंट्रोल की जाती है। क्लियर? तो जब भी आप देखिएगा हमारा आरबीआई किसी भी बॉन्ड को यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है, अगर खरीद रहा है तो पैसा कौन देगा? आरबीआई अगर पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है तो पैसा कहां से कहां जाएगा? पब्लिक से बैंक में जाएगा, आरबीआई में जाएगा, कि आरबीआई से पब्लिक में जाएगा? हाँ, एलआईसी के केस में भी हुआ है, बिल्कुल। हाँ, पब्लिक आरबीआई से बैंक में जाएगा, पब्लिक में जाएगा। तो पैसा जब पब्लिक के पास आएगा तो पब्लिक क्या करेगी? उछल कूद करेगी कि नहीं करेगी? पैसे की उसको खुजली होगी, वो जाएगी आईफोन खरीदेगी, मॉल में घूमेगी, कपड़े वपड़े खरीदेगी, है पिक्चर उच्चर देखेगी। नहीं नहीं, इसमें क्या होता है, अमाउंट भी फिक्स होता है। देखिए, ये जो बॉन्ड होते हैं आप देखते होंगे, कोई भी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं ये सब क्रिसल रेटिंग के द्वारा क्या होती हैं, ए प्लस प्लस रैंकिंग की होती हैं। क्रिसल हमारी रेटिंग एजेंसी होती है जो किसी भी बॉन्ड्स की क्या होती है, श्योरिटी या सेफ्टी को दर्शाती है। यस, वेलकम। तो ये हमारे जो बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज होती है सबसे सेफेस्ट माने जाते हैं। क्लियर है? तो इसकी जो रिटर्न्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। रिटर्न जो होते हैं फिक्स होते हैं, इसीलिए पब्लिक जो होती है मैक्सिमम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? तो जब पब्लिक आरबीआई से पैसा पब्लिक के पास जाएगा तो पब्लिक के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। पैसे की गर्मी में क्या करेगा वो, जाकर के सब लोग क्या खरीदेगा, सब फॉर्च्यूनर खरीदेगा। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखें तो सबसे प्राइम एग्जाम्पल तो हमारा एनसीआर का है। जब दिल्ली में एनसीआर बना था तो देखिए कितने जो हरियाणा के या नोएडा के आसपास के किसान थे, जब उनको लाखों करोड़ों रुपए सरकार से मिला तो सबने क्या किया, एक एक फ्लैट ले लिया, फॉर्च्यूनर ले लिया, घूमना शुरू कर दिया नोएडा में। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया है? जब लोगों के पास पैसा आता है तो क्या करता है, यही तो करता है, गाड़ी ले लिया, घोड़ा खरीद लिया, घूम रहा है। कन्वर, वेलकम। तो ऐसे ही जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या करेगा, आरबीआई पब्लिक को पैसा देगी तो पैसा पब्लिक के पास आएगा, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन यानी कि जो मुद्रास्फीति हमारी नीचे थी वो इंक्रीज करने लगेगी। यानी कि जो हमारा पैसा है, मनी है जो मार्केट में, वो क्या करने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। और वही जब पब्लिक आरबीआई से खरीदेगी तो क्या होगा। नमस्ते कन्वर, कैसे हो? इसका जब विपरीत होगा, जब यानी कि पब्लिक हमारी क्या करेगी, आरबीआई से खरीदेगी, तो अपना पैसा क्या दे रही है, आरबीआई के पास गिरवी रख रही है। तो अब उसके पास पैसा ही नहीं बचा, उसने तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया। तो अब वो क्या कहेगा, सूखी रोटी खा करके पेट पालेगा अपना। तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, यानी कि लिक्विडिटी यानी तरलता जो बाजार में है उसको हम कम कर दे रहे हैं, है ना? तरलता को कम कर दे रहे हैं हम। ये सुनो, समझ में आई बात की नहीं? तो ये हमारा क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को दर्शाता है। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन करा जाए। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। आपको बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन कौन सी चीजें जो होती है हमारी महंगाई को यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में काम आती है। इंक्रीजिंग सीएलआर रेशियो यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो होता है उसको बढ़ाना। दूसरा क्या कहता है, इंक्रीजिंग एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ाना। इनमें से क्या क्या मेथड को हम लोग यूज करते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? चलिए मार्क करिए।
बहुत बढ़िया, 100% पोल आता हुआ, वेरी गुड। चलिए, इसका मतलब इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट नहीं है, क्लियर है। बहुत बढ़िया, 100% पोल आता हुआ सी ऑप्शन। जब हम एसएलआर सीएलआर को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पब्लिक की जेब से पैसा ज्यादा ढीला होगा और उसके पास पैसा बचेगा नहीं, तो क्या होगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट, हाँ बढ़ जाएगा, पैसा ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सही आलोक। अगर हम बैंक रेट जब बढ़ाता है आरबीआई तो जनरली क्या दर्शाता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, यानी कि बाजार में जो ब्याज दर है वो गिरने की संभावना होती है। दूसरा क्या कहता है, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स ऑन कमर्शियल बैंक, यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है अब वाणिज्य बैंकों को ऋण नहीं दे रहा होता है। तीसरा क्या कहता है, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी, यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो आसान मनी पॉलिसी को इस्तेमाल करता है। या डी, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी, यानी कि सेंट्रल बैंक एक तंग, यानी कि एक बिल्कुल मतलब टाइट मुद्रा मुद्रा नीति को पालन कर रहा होता है। तो जब बैंक रेट हमारा बढ़ता है तो इनमें से क्या चीज होती है, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया भी था, सोच करके लगाइए पोल। कौन बच्चे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, चलिए बी और सी और डी में तो समझ में आता है, लेकिन ए के साथ कौन बच्चा जा रहा है, मालिक प्रभु। जब बैंक रेट बढ़ रहा है, रौनक वेलकम, बैंक रेट बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी बढ़ रहा है ना, पिछला एग्जाम्पल ही मैंने आपको ये बताया था, 10% वाला 11% वाला। अगर 11% बैंक रेट हो जाएगा तो क्या हो जा रहा है, अब आपको जहां 1,000 रुपए ब्याज ढीला करना पड़ रहा था हर साल, अब कितना करना पड़ रहा है, 1,100 रुपए ढीला करना पड़ रहा है। ये सुनो, तो पहला ऑप्शन तो सिरे से खारिज हो गया हमारा। जब बैंक रेट बढ़ ही रहा है तो ब्याज दरें भी बढ़ेंगी हमारी। समझ में आया कि नहीं आया। अब वो देखिए, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक, तो बैंक रेट से हमारा सेंट्रल बैंक से कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे क्या होता है, रेपो रेट होता है हमारा। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट दर होती है जिससे क्या होती है, जो कमर्शियल या वाणिज्य बैंक क्या होते हैं, आरबीआई से उधार लेते हैं। और इसका विपरीत कब होता है, जब रिजर्व बैंक बैंकों से उधार लेता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह हमारा ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ, जब हम लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हैं, इजी का मतलब क्या हुआ, आप बहुत ही आसान पॉलिसी ला रहे हैं, तो यानी कि सबके हाथ में पैसा ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब बैंक रेट हम खींच रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो लोगों के हाथ से पैसा हम अपने पास खींच के ला रहे हैं। 1100 वाला एग्जाम्पल देखिए, लोअरिंग द बैंक रेट कैसे हो जाएगा, हाँ ये यहाँ पे, अच्छा हाँ सही कह रहे हैं प्रभात, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लोअरिंग द बैंक रेट हो जाएगा, हाँ लोअरिंग लोअरिंग द बैंक रेट हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइट मनी पॉलिसी, यानी कि खींच रहे हैं पैसा, सख्त कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, टाइट मनी पॉलिसी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इसी पॉलिसी पे लेकर के आए थे, हाँ हार्ड मनी पॉलिसी, वेरी गुड। ये कुछ क्वेश्चन मनी मार्केट पे लेकर के आया था। इसका कल दूसरा सेशन भी लाएंगे जिसमें हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, इस तरह की चीजों को डिस्कस करेंगे, ताकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर होते रहे। और जो बच्चों ने आरओ विधानसभा का एग्जाम भरा है उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आरओ एग्जाम के संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है लगभग आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे सारे। क्लियर है, कितने बच्चों ने आरओ का सेशन भरा है, आरओ विधानसभा का फॉर्म भरा है या भरने का सोच रहे हैं, जो आरओ विधानसभा की वैकेंसी निकली है यूपी सेक्रेटरीट वाली, उसमें कितने बच्चों ने भरा है, आपने भरा, अच्छा प्रभात, और किसी ने भी भरा है, अच्छा रौनक आपने भी भरा है, 2 बच्चों ने भरा है। तो देखिएगा यहाँ पे अभी मैं 2-3 कोर्सेज इसी तरह लेके आऊंगा, अच्छा शिवम आपने भरा है, अच्छा आप भी भरेंगे, पुष्पेंद्र आलोक ने भरा, अच्छा तो आप लोग भरिएगा फॉर्म, और यहाँ पे मैं देखिएगा करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, इस तरह के कोर्सेज लेकर के आऊंगा जिसमें आपका आरओ के एग्जाम से संबंधित चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, कल भी हम लोग इसी सेशन पे चर्चा पे आगे डिस्कस करेंगे, इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे, मनी और बैंकिंग मार्केट सेकंड पार्ट में। ठीक है, और 9:30 बजे से प्लस पे क्लास है आज। ठीक है, 9:30 बजे से आधे घंटे के बाद प्लस पे क्लास है, उसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे हमारा जो एक्सटर्नल मार्केट है जिसमें हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है ना,
आईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आईएमएफ का रोल क्या है, कैसे वो कंट्रीज को उधार देता है, किस किस टर्म्स में देता है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स जुड़ने के लिए, थैंक यू सोनाली आप लोग के जुड़ने के लिए। कल मिलेंगे दिन में 1 बजे स्पेशल पे करंट अफेयर्स और 8 बजे रात में इकोनॉमी में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स टिल देन थैंक यू, मिलते हैं अपनी 9:30 वाली क्लास में प्लस पे। चलिए बाय बाय।